हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी स्टोरी पे आज आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का अंश आपके जीवन में या तो कभी न कभी गुजरा होगा या फिर आपके जीवन में वह कभी न कभी गुजरेगा। इसलिए ये कहानी आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें दो बच्चे हैं और पति पत्नी हैं। यह लोग एक शहर से दूसरे शहर में तबादला होकर इनका जाते हैं और यह लोग एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंस जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान नज़र आता है, भगवान नज़र आता है, लेकिन वो रहता है बहुत ख़तरनाक। बहुत ज़्यादा उन्हें वो एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। आप सबके जीवन में ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताइएगा कि ऐसा हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो सजग हो जाइएगा। ये कहानी है दोस्तों जालंधर की। जालंधर शहर में एक बार एक युवा अपनी युवा पत्नी के साथ और दो छोटे बच्चों के साथ पहुंचा। उसका नाम था रमेश, उसकी पत्नी सरिता और उसके दोनों बच्चे रागिनी और राजीव। ये दोनों का एडमिशन भी कराना था, इन्हें स्कूल में पढ़ाना था। और ये जो रमेश है, ये बबुनी एक गांव हुआ करता था बिहार के दरभंगा जिले का, वहां से निकलकर सीधे जालंधर पहुंचा था। दरअसल वह एक छोटे से समूह यानी कि माइक्रो फाइनेंस में नौकरी करता था अपने ज़िले में। वहां से उसे तबादला किया गया था उसके अच्छे कार्यों की वजह से। तबादला जब हुआ तो उसके लिए जालंधर नया शहर था। जालंधर में जाने के बाद उसे कोई अपना परिचित नज़र नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे उसे यहाँ पर घर लेने में मदद मिले, उसके बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाने में मदद मिले। रमेश इसी उधेड़-बुन में था कि उसकी पत्नी ने उसे सजेस्ट किया कि हम लोग यहाँ पर जो नए टाउनशिप डेवलप हो रहे हैं उनमें से किसी एक जगह पर नए घर में किराए का कमरा फ्लैट के रूप में ले लेते हैं। इस कहानी का नाम घाघ रखने का कारण है दोस्तों। घाघ इंसान, व्यक्ति, कंपनी, समूह, विद्यालय, न जाने कितनी संस्थाएं आपको मिलेंगी। घाघ का अर्थ होता है शातिर, खतरनाक। ऐसे लोग जो पता नहीं चलता है कि ये खतरनाक हैं, लेकिन वो खतरनाक होते हैं। तो रमेश और सरिता एक दिन जब पहुंचते हैं होटल के कमरे से अपने निकलकर अपने बच्चों को तसल्ली देकर कि कुछ देर तक बच्चे आप लोग यहाँ आराम करो, चूँकि उम्र जो है जो रमेश और सरिता के बच्चों की थी, रागिनी और राजीव का, वो 10 साल और 12 साल की उम्र थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं था। बड़ी जो है रागिनी थी तो वो अपने भाई को देख सकती थी। वो लोग बोल के गए कि हम लोग 1 घंटे में आते हैं, बच्चे तुम लोग आराम करना। वह लोग होटल से निकले। होटल में उन्हें लगभग 4 दिन तक ठहरना पड़ा था दोस्तों जालंधर में, क्योंकि उनका कोई परिचित नहीं था और उन्हें कमरा खोजना था। अस्थायी रूप से वहाँ पे पोस्टिंग उनकी चूँकि हो गई थी, माइक्रो फाइनेंस के अपने ऑफिस में वो पहुँच चुके थे। उन्हें कुछ एक लोग सहयोग कर रहे थे, लेकिन आज का जो ज़माना है ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। रमेश पढ़ा लिखा था, सब कुछ जानता भी था, फिर भी वो अपनी पत्नी के कहने पर सोचा चलो एक बार थोड़ा सा हो सकता है पैसे बच जाएं। इस चक्कर में वो पहुंच गया एक नई डेवलपमेंट टाउनशिप के कॉम्प्लेक्स में, जहां पर कुछ बिल्डिंगें बन चुकी थी, कुछ बिल्डिंगें बननी बाकी थी, तैयारी में चल रही थी। लकदक वाला वो जगह था। अंदर प्रवेश करते हुए थोड़ा सा काम काज होता दिखा, लेकिन थोड़ा जो काम हो चुका था वो बिल्डिंगें बिल्कुल फ्रेश और नई थी, इसलिए उनका मन वहाँ पे लग गया। बड़ा अच्छा माहौल लगा। जो उन लोगों को बिल्डिंगों में फ्लैट दिखाए गए वो बड़ा रोमांचक था, बड़ा शानदार व्यू था, बालकनी थी, बड़ा अच्छा था। 1 BHK फ्लैट उनको भाड़े से लेना था। जो व्यक्ति उन्हें अटेंड किया वो बड़ा ही शानदार पर्सनालिटी नज़र आया, जिसका नाम था राघव चड्ढा। जी हाँ, राघव चड्ढा नाम का वैसे तो आप लोगों ने कई एक शख्सियत सुने होंगे, लेकिन राघव चड्ढा देखने में बड़ा शानदार पर्सनालिटी नज़र आया। वो बड़े लकदक वाला व्यक्ति नज़र आया। वो वहाँ पर उस पूरे टाउनशिप का ओनर लग रहा था।
वह रमेश और सरिता को ऐसे अटेंड किया जैसे लगा कि वही यहाँ का सर्वे सर्वा है, वही मालिक है। उसके कपड़े, उसके पहनावे और उसका गेटअप देखकर तो यही लगा कि बिल्कुल यही मालिक है। यह रमेश और सरिता का गलतफहमी भी हो सकता है, लेकिन यही जो लगा आप लोगों को बता रहा हूं। राघव चड्ढा जब मिला तो उनको बड़े अच्छे से उसने बिठाया, पानी पूछा और बातें करने लगा। कारण पूछा वहां आने का, उसके ऑफिस में, उस टाउनशिप के। इन्होंने बताया कि हमें फ्लैट चाहिए किराए से। तो राघव ने इन्हें बड़े स्माइल और मुस्कान के साथ पहले कहा कि जाओ पहले फ्लैट देख लो, आप लोग पसंद आ जाए फिर बात करते हैं। उसने 2-3 फ्लैट की चाबियां देकर एक बंदे को भेजा, फ्लैट दिखाया। उनमें से 1-2 फ्लैट, क्या सभी फ्लैट पसंद आए। इनको चूंकि तुरंत शिफ्टिंग चाहिए थी, पोजीशन चाहिए था, यह लोग तुरंत आकर बोले राघव से, सर हमें जल्द से जल्द पोजीशन दे दीजिए, कोई एक फ्लैट दे दीजिए, हम रहना चाहते हैं। राघव चड्ढा शातिर आदमी था। उसने इन दोनों की नीड, आवश्यकता को समझ लिया। चूंकि वो पब्लिक अटेंड करने का ही उसका काम था, रोज वो ऐसे तमाम लोगों से मिलता रहा होगा। लेकिन बहुत बार रमेश और सरिता जैसे लोग ऐसे लोगों से तो नहीं मिलते हैं, तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है ऐसे लोग जब मिलते हैं। राघव चड्ढा जैसे लोग कैसे होते हैं आपको बता दें। राघव चड्ढा ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, आप जो है 4 दिन में आ जाओ यहाँ पे रहने के लिए। उन्होंने पूछा यहाँ पानी और अन्य सहूलियतें तो हैं? उसने कहा बिल्कुल सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बातें यहीं खत्म नहीं हुई। राघव चड्ढा ने उन्हें आध्यात्म की ओर एक तामझाम बढ़ाया। यहाँ पर एक बात कहना जरूरी समझता हूँ, राघव चड्ढा का जो गेटअप था, वो उसकी दाढ़ी, लंबे बाल और उसके हाथों में इस तरह के मतलब समझिए ऐसे ज्वेलरी पहना हुआ था, तमाम तरह का लकदक संभ्रांत लग रहा था। वो महंगे कीमती जो है मतलब सारे उसके अंदर जो श्रृंगार के होते हैं, सोने के तमाम चूड़ियाँ, चुरले और अंगूठियाँ, चेन सब पहना हुआ था। अमीर लग रहा था, अकूत धन संपदा का मालिक लग रहा था। उसके कपड़े भी बड़े अच्छे किस्म के थे। उसके हाथों में इस तरह की माला फेरने वाली एक कंठी छोटी सी थी, वो माला फेर भी रहा था। ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड, भगवान साक्षात धरती पे उतर आए हैं। उसके हाथ लगातार चल रहे थे, उसकी अंगुलियां माला फेर रही थी, ऐसे ऐसे घुमाए जा रहा था, ऐसे ऐसे पता नहीं बात भी कर रहा था तो भी वो घुमाए जा रहा था। अब आप लोगों को बता दें, उसके गेटअप और उसके हाव भाव को देखकर रमेश और सरिता को लगा कि इससे अच्छा इंसान कोई नहीं मिल सकता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें इतना अच्छा पहलवान कहूँगा तो बात छोटी हो जाएगी, इतना बढ़िया इंसान मिल गया जो बड़े ही सौम्य तरीके से उनको यह बिल्डिंग में फ्लैट दे रहा है। और ये लोग बड़े लकी हैं, इन्हें अपने भाग्य पर बड़ा इतराना आ रहा था। सरिता अपना ताल ठोक रही थी कि मैंने तुम्हें सही सजेस्ट किया ना कि ऑनलाइन मत देखो, चलो चल के मिलते हैं, डायरेक्ट चल के मिलते हैं। ये सारी बातें जो है लग रहा था रमेश को कि उसका भी कुछ बचत हो गया। उसे लगा कि जब वो डायरेक्ट सीधे एक मालिक से मिल गया तो फिर अब उसकी दलाली, ब्रोकरी आदि भी बच जाएगी। बड़ा खुश था रमेश। उसने कहा कि मुझे क्या करना होगा? वो बोला कुछ नहीं, बस एकदम आप लोग आ जाओ, आप लोग अच्छे परिवार लग रहे हो, आप लोग ब्राह्मण परिवार लग रहे हो। उसने कहा नहीं हम लोग तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप सब भगवान के भक्त हो, आप सब जो है भगवान के पूत हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सब एक ही जैसे हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, आप लोग बस आ जाओ रहने के लिए, हम आपका सब इंतजाम कर देते हैं। इस पर रमेश इतना खुश हो गया, उसे लगा कि अभी तुरंत जो है सारा सौदा मसौदा कर लिया जाए। उसने पूछा हमें क्या देना होगा सर? तो राघव ने कहा अरे कुछ नहीं, क्या देना होगा, बस आप जो अग्रिम भुगतान होता है, डिपॉजिट यानी पगड़ी जो दी जाती है, वो जो है दे देना आप। उसने कहा सर, डरते डरते उसने पूछा कि ये जो फ्लैट हैं ये इसको अथॉरिटी कौन होगा, कौन एग्रीमेंट करेगा? उसने कहा सब मेरे ही जी में है, 30-35 फ्लैट मेरे ही जी में है, सब मैं जो है यहाँ पे लोगों को देने वाला हूँ। खुल के उसने कोई बात नहीं बताई। रमेश फंस गया यहीं पर। रमेश और सरिता को वो भगवान नजर आने लगा। वो लोग बोले हम शाम को आएंगे, एक बार अपने बच्चों को लेके देखेंगे, दिखाएंगे, फिर हम लोग सारा मामला डील कर फाइनल कर लेंगे। वो बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ। रमेश सरिता खुश होके वहाँ से निकल पड़े, होटल गए,
खाना खाए, अपने बच्चों के साथ सो गए। होटल के उस चिल्ड कमरे में एसी में आराम से सोते रहे। बच्चों का स्कूल भी उन लोगों ने देख लिया था। इस बीच यहीं टाउनशिप के नज़दीक ही स्कूल भी मिल रहा था। सारा सिचुएशन मिलाकर उन लोगों ने देखा, बड़े खुश थे वो लोग। शाम हुई, अच्छा खासा चाय कॉफ़ी मंगाया। रमेश ने चाय पिया, बच्चों ने दूध वगैरह खाया पिया। फिर ये लोग बच्चों को लेकर एक उबर ओला का कैब बुक करके रमेश फिर टाउनशिप पहुंच गया और वहां जाकर उसने अपने बच्चों को फ्लैट दिखाया। फिर वही राघव चड्ढा उन्हें मिला और वह और ऊर्जा से भरा हुआ उनका इंतजार जैसे कर रहा था। उसने इस बार उनके बच्चों को भी बड़े सौम्यता से स्वागत किया। बच्चों से उसने पूछा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? फिर उसने अपने बच्चों के बारे में कंपेयर करते हुए बताना शुरू किया कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे एक बेटी है एक बेटा है, वो दोनों जो है बहुत ऊपर की ऊंची डिग्री ले रहे हैं, एक इंजीनियर है एक डॉक्टर बन रही है। इस तरह की बातें उसने किया और इन बच्चों को बहुत प्रभावित किया। उसने कहा कि बच्चे तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे माता पिता तुम लोगों के लिए देखो कितना कुछ कर रहे हैं, तुम लोग बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़ा नाम करोगे माता पिता का। तुम लोगों के रास्ते में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत होगी, मुझे बताना, मैं हूँ यहाँ, मेरे बहुत ऊंचे रसूख हैं, बहुत ऊंची पहचान है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत छोटे से बहुत बड़ा हुआ हूँ। उसने अपने तमाम मोबाइल में फ़ोटोग्राफ्स दिखाने शुरू कर दिए। उसने ये गिनाने शुरू कर दिए कि वो किस तरह संघर्ष करके बड़ा हुआ है और उसके कितने ऊंचे रसूखदार लोगों से परिचय हैं, पहचान है। इन सारी बातों को करके वह रमेश और सरिता को लगातार प्रभावित किए जा रहा था। रमेश और सरिता इस बातों से अनजान कि क्या सच में ये व्यक्ति जो बोल रहा है, अभी जितनी पोलाइट और जितनी मीठी बातें कर रहा है, क्या ये बातें आगे भविष्य में लगातार ऐसे ही रहेंगी। वह लोग उसके पूरे एक तरह से जिस तरह से लोगों को के माइंड को वॉश किया जाता है, जिस तरह से लोगों को सम्मोहन विद्या कोई जानता है और सम्मोहित कर रहा होता है, ठीक वैसे ही रमेश और सरिता सम्मोहित होते चले गए। उन लोगों ने आओ देखा न ताओ देखा, बच्चों को इतना अप्रिशिएट करते देख, प्रोत्साहन देते देख, ऐसा लगा कि यह व्यक्ति हर मामले में बहुत बेहतर है। ये न सिर्फ व्यवसायी है, ये एक अच्छा पिता भी है, एक सफल पिता भी है और यह एक अच्छा इंसान है। उन लोगों ने ताबड़तोड़ उसी समय उस व्यक्ति को यानी राघव चड्ढा को यह भी नहीं जानना उचित समझा कि यह व्यक्ति यहाँ का मालिक है या यहाँ का नौकर है। क्या इसने यह जो जाल फैला रखा है, ये भौकाल जो बना रखा है, ये असली है या नकली है, कुछ जानना उचित नहीं समझा। और आनन फानन में उन लोगों ने उसे रकम जितनी देनी थी वो सब की सब उड़ेल दिया। आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, ऑनलाइन उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब दौर शुरू हुआ ये कि हम कब शिफ्ट कर लेंगे। इस बात की तस्दीक के लिए उसने कहा, मैं कुछ दिन 2-4 दिन शहर से बाहर हूँ, आप लोग 2-4 दिन और बिता लो, फिर मैं आप लोगों को बुला लूँगा। 2-4 दिन और होटलों में बिताना पड़ा। रमेश और सरिता अब यहाँ खींचने लगी कि 2-4 दिन में ही वह व्यक्ति इन्हें शिफ्ट होने के लिए कहा था। इन्होंने सारा पैसे दे भी दिए और अब तो बस उन्हें शिफ्टिंग मिल जानी चाहिए थी। लेकिन ये क्या हो रहा है, चलो किसी मजबूरी बस ऐसा हो रहा होगा। अब धीरे धीरे वो व्यक्ति उनकी मोबाइल उठाना कम कर दिया, उनसे बातें करना कम कर दिया, स्वयं को व्यस्त बताना शुरू कर दिया, कॉल बैक लेटर के मैसेज डालना शुरू कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। राघव चड्ढा की जो तस्वीर पहले मीटिंग में बनी थी रमेश और सरिता के नज़र में, अब वो गिरने सी लगी थी। अब वो उन्हें अलग तरह का नज़र आने लगा था। फिर भी एक दूसरे को तसल्ली देते हुए, धैर्य देते हुए 10 दिन तक इन लोगों को उस होटल में रहना पड़ा। उस होटल के कमरे से इन्हें अपने ड्यूटी और जॉब पे जाना पड़ा। शिफ्टिंग के बाद सरिता चाहती थी कि शहर में चूंकि आ ही गई हूँ तो मैं भी कोई जॉब ढूंढ लूँगी, कम से कम उतने समय तक के लिए जितने समय तक के लिए बच्चे स्कूल रहते हैं। ये सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें अभी अधूरी की अधूरी ही नज़र आ रही थी। सरिता हैरान हुए जा रही थी, सोच नहीं पा रही थी कि क्या निर्णय ले, क्या कहे,
राघव चड्ढा से कैसे निपटे। अभी भी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो मालिक है उस प्रोजेक्ट का या कुछ और है। अब सिलसिला शुरू हुआ। जब 10 दिन बीतने लगे तो घबराहट बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि कहीं हमें ठगा तो नहीं गया इस शहर में। अब वो लोग उस ऑफिस के फिर चक्कर काटने लगे। ऑफिस पे जाते ही वो व्यक्ति मिलता, बातें करता, उन्हें 2 दिन का टाइम दे के फिर टाल देता। कभी मालिक बाहर गया है, कभी कुछ मतलब अलग अलग तरह के बहाने। अब उसकी छवि, उसकी तस्वीर इन दोनों के नज़रों में साफ होने लगी थी, समय के साथ बदलने सी लगी थी। और ये लोग समझने लगे थे कि राघव चड्ढा दरअसल यहाँ का ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। वह तो मात्र एक ब्रोकर है, वह तो मात्र एक जो कम्युनिकेटर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस बीच में अपनी जो है कुछ देखभाल करता है इस प्रॉपर्टी की, इस संपत्ति की, और यहाँ पर लोगों को ग्राहक के रूप में लाता है। यह जो है पब्लिक डीलर है, डील करता है लोगों को। धीरे धीरे ये बातें खुलने लगी थी। अभी भी राघव चड्ढा अपने आप को महान बताया जा रहा था, बनाया जा रहा था, ये कोशिशें उसकी जारी थी। असली बात अब शुरू होने वाली थी। आप लोगों को बताएं, जैसे तैसे करके, मशक्कत करके लगभग 12 दिनों के बाद वह पोजीशन दे देता है। उस घर में उन्हें दाखिला मिल जाता है। वो अपनी ताल ठोकता है, अपनी पीठ स्वयं थपथपाता है राघव चड्ढा की, चलो मैंने तुम लोगों को अब तो रहने को दे दिया, अब तुम लोग रह लो, अब रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा लेट हुआ इसके लिए सॉरी। वो लोग रहने लगते हैं। रहने के 1 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि राघव चड्ढा अब जब देख लिया, तस्दीक हो गया कि इसके बच्चों का एडमिशन हो गया, यह यहाँ पे रहने लगे लोग, खाना बनाने लगे लोग, सारा सामान लाने लगे लोग, अब ये पूरी तरह से यहाँ पे रच बस गए। अब ये लोग कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। अब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने ये बताना शुरू किया कि जो पैसे तुमने दिए हैं वो सिर्फ पर्याप्त नहीं हैं, अभी तो तुम्हें और पैसे देने हैं। अब ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खसक जाती है। अब वो उन्हें बताने लगता है रूल और नियम, इस शहर का नियम, कि इस शहर में पगड़ी अलग लगती है, किराया 1 महीने 2 महीने का अलग से एडवांस जमा करना पड़ता है, दलाली देनी पड़ती है, 2 दलाली देनी पड़ती है, चलो मैं तुमसे रियायत के रूप में 1 दलाली लेता हूँ। इस तरह के तमाम वो उसके ऊपर शिकंजे कसने लगा। वो पैसे को लेकर बड़ा शातिर था। अब रमेश की सूझ नहीं रही थी कि वो क्या बोले, जवाब क्या दे। उसने कहने का प्रयास भी किया कि ये तो जायती है, आपने तो कुछ पहले बताया ही नहीं, पहले बताते तो हम अपने बजट के हिसाब से यहाँ आते या नहीं आते, चले जाते, लेकिन आपने पहले तो बड़ी मीठी मीठी लच्छेदार बातें कर दी, हमें यहाँ पे आपने कोई खर्चा एक्स्ट्रा बताया ही नहीं, मैं कितना आपका पैसा बचा दूँ, ये बात आप बोलते थे। इस पर वो भड़क उठा, उल्टा ही इसे धौंस दिखाने लगा बताने कि मैं गलत आदमी नहीं हूं, तुमने कैसे कह दिया, तुम समझते क्या हो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं छोटा आदमी नहीं हूं। ये सारी बकवासें उसने कर डाला। राघव चड्ढा अब इनको डराने सा लगा था। रमेश और सरिता चूंकि बाहर ही थे, बाहर से आए थे, इन्हें थोड़ा सा अपने आप को संभालना था, इस शहर उनके लिए नया था, समझना था। लेकिन राघव चड्ढा ने इसी उनकी कमजोरी, वीकनेस का फायदा उठाते हुए जब उन्हें पोजीशन दे दिया, अपने यहाँ बसा दिया, बिठा दिया, तब जाकर इनको दोबारा एक तरह से इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया था। ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है क्या? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर नहीं हुआ है तो हो न जाए इसके लिए सजग रहिएगा। ऐसे राघव चड्ढा न जाने किस किस रूप में आपको मिल जाएं। आप ये समझ लीजिएगा, जब जब भी कोई व्यक्ति घाघ आपको मिलेगा, वो बड़ा भोला भाला, बड़ा सुंदर, सीधा साधा दिखेगा। वो सीधी बात नहीं करेगा, लच्छेदार बातें करेगा, घुमाएगा फिराएगा, पोलाइट बातें करेगा, मीठी बातें करेगा, आपको पहले जाल में फंसाएगा, अपना ग्राहक बनाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे काटेगा, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं लोग, सीधी बात करते हैं लोग, कई बार उनसे नाराज हो जाते हैं, उनसे दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग अक्सर सही होते हैं। वह लोग सीधी बात करते हैं। सोचिए, राघव चड्ढा ने अगर उन्हें पहले ही बता दिया होता कि तुम्हारा डिपॉजिट की राशि 60,000 रुपये लगेंगे, तुम्हारा
2 महीने का और भाड़ा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 महीने की दलाली तो मैं खा जाऊंगा और 1 महीने का और ओनर को खिला दूंगा। तमाम इस तरह की बातें जो जो उसको करवाना था पहले ही दिन, पहली ही मुलाकात में क्यों नहीं बोल देता तो शायद रमेश और सरिता को बहुत परेशानियां न होती। उनके नज़रों में राघव चड्ढा की जो छवि बनी थी, एक भगवान की छवि, एक महान इंसान की छवि, वो कभी शायद बदलती नहीं। लेकिन अब आजीवन के लिए रमेश और सरिता सजग हो गए। उनके बच्चों को जिस तरह से वो जिस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा था, उनके बच्चों के जेहन में भी शायद वो एक अच्छे अंकल की तरह उभर कर आता। लेकिन अब क्या? अब तो वो तस्वीर बदल चुकी है। पैसा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे तमाम लोगों को फंसाए और उलझाए जा रहे हैं। पैसा ही सबसे खतरनाक है, लेकिन पैसे के लिए कोई इतना भी न गिर जाए, कोई इतना भी ज़्यादा न खराब इंसान की छवि बना ले अपनी कि उसको देखकर लोग डरने लगें। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग सजग रहिएगा। कोई भी बात को पहले पूरी तरह से तस्दीक हो जाइएगा, पूरी तरह से कंफर्म कर लीजिएगा, तब जाकर किसी सील संकोच में पड़कर किसी की सच्चाई जानने से पीछे मत हटिएगा। पूरी तरह से खुलकर बात करिएगा, बल्कि अगल बगल 2-1 लोगों से और उसकी सच्चाई जान लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, वरना आपके साथ कोई भी धोखा हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। बड़े शहरों में अक्सर ऐसा आजकल होने लगा है। लोगों को फांसने के लिए अपना ग्राहक एक बार का 1 यूज एंड थ्रो वाला स्टाइल में लोग धंधा बिजनेस बहुत सारे लोग करने लगे हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसिएगा, सजग रहिएगा। और घाघ कहानी से जो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी जो मिला आपको, तो ये मोरल यही है दोस्तों कि आप लोगों को सजग रहना है, सावधान रहना है। किसी की मीठी बातों में, किसी की अच्छी बातों में, लच्छेदार बातों में उलझना नहीं है। बाकी जय जयकार जारी रहेगी। हिंदी स्टोरी पे आएंगे और कहानियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।